इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास मुआहदा, 1947 से 1960 का सफ़र। तो आइए शुरू करते हैं। तकसीम के वक्त दोनों हेडवर्क्स फ़िरोज़पुर और मदीपुर हेडवर्क जिससे पानी पाकिस्तान में आता था, रेड क्लिफ ने वो इंडिया को दे दिया। अब इससे ये हुआ कि कंट्रोल सारा इंडिया के पास चला गया, जबकि मुनसिफाना रविश तो ये थी कि एक इनके पास जाता, एक हमारे पास आता। 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने अपनी फ़ौज भिजवा कर कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। इसका मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना था। तब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, और ये एग्रीमेंट 31 मार्च 1948 को एक्सपायर हो जाना था। फिर उसके अगले ही दिन 1 अप्रैल 1948 में इंडिया ने इन दोनों हेडवर्क्स का पानी रोक दिया, यानी केनाल्स बंद कर दी, और इंडिया ने ये साफ साफ कह दिया कि ये भारत का पानी है और अगर पाकिस्तान को ये पानी चाहिए तो वो इसकी कीमत अदा करें। और ये अमल इंटरनेशनल लॉ के भी ख़िलाफ़ था। तो पाकिस्तान ने कहा कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, जिस पर इंडिया ने कहा कि भाई गुस्सा क्यों करते हो, आओ एक एग्रीमेंट करते हैं। तो एक माह बाद 4 मई को एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे डोमिनियन अकॉर्ड कहते हैं। इसमें इंडिया ने कहा कि हम पानी छोड़ तो देते हैं लेकिन पाकिस्तान को इसके पैसे देना होंगे, और ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, और अब एक प्रॉपर मुआहदा होगा जिसके हिसाब से चीज़ें आगे चलेंगी। और ये डोमिनियन अकॉर्ड दिसंबर 1948 में एक्सपायर होना था। जब ये मुआहदा ख़त्म हुआ, इंडिया ने फिर पानी रोकने का कहा, फिर दोबारा निगोशिएशन हुई, और फिर पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप इंटरनेशनल कोर्ट में ना जाएं, हम डोमिनियन अकॉर्ड को चलाते हैं जब तक कोई हतमी फैसला नहीं होता। अब जिस वक्त ये झगड़ा चल रहा था, यानी इंडिया ने केनाल बंद की हुई थी, तब इंडिया के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि वो दरियाओं का पानी भी रोक ले। यानी वो केनाल को बंद कर रहा था लेकिन दरिया का पानी पाकिस्तान से ही गुजर रहा था। लेकिन हमारे किसान के पास ऐसे वसाइल नहीं थे कि वो दरिया का पानी इस्तेमाल कर सके। 1948 में केनाल्स बंद करने से जो टोटल एरिया इफेक्ट हुआ वो इरिगेटेड एरिया का 5% था जिसमें सोइंग हुई थी, और टोटल एरिया जो इफेक्ट हो रहा था वो तकरीबन 8% था। यानी 90% से ऊपर अभी भी एरिया महफूज था। ऐसा नहीं था कि ये केनाल बंद हो गई तो पाकिस्तान ने भूखा मर जाना था। अप्रैल 1951 में लिलियंथल साहिब आए विद अ प्रीटेक्स्ट कि एक अमेरिकन सिटीज़न है जो इंडिया और पाकिस्तान जाएगा और उनके दरमियान जो झगड़ा चल रहा है वो सारा जायज़ा लेगा और कोरियन मैगज़ीन के ऐसे लिखने के लिए वापस आ जाएगा ताकि अमेरिकन्स को बता सके कि वहाँ क्या चल रहा है। पहले उन्होंने नेहरू से मुलाकात की और कहा नेहरू बड़े काम का बंदा है, क्योंकि उसने मुझे कहा जो एक गांधी जैसा ईमानदार सियासतदान होता है वो हमेशा सच के पीछे जाता है और हक के अलावा कोई और बात नहीं करता, या मुनाफा हो तो सच के पीछे जाता है। और कहा कि ना मैं गांधी हूँ ना मैं मुनाफा हूँ, मैं एक स्टेट्समैन हूँ और मैंने डे टू डे बेसिस काम करना है। फिर लिलियंथल ने लिखा नेहरू बड़े काम का आदमी है। लियाकत अली खान से मुलाकात हुई तो वो लिखता है कि वो बड़े आराम से बोलने वाला बंदा है मगर जो वो बोलता है वो पत्थर की तरह मजबूत है। और लियाकत अली खान ने मुझे कहा कि कश्मीर इज़ लग्जरी फॉर इंडिया बट नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान। और उसने कहा कि पाकिस्तान का मैप देखो, कश्मीर पाकिस्तान के सर पर टोपी की तरह है, लिहाजा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जून 1951 में उसने अपना पहला ऐसे लिखा आर वी लूजिंग इंडिया, जिसमें उसने कहा कि चाइना ने आज़ादी के फ़ौरन बाद ये कह दिया कि वो कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ है। अगर इंडिया ने भी ऐसा कर लिया तो फिर अमेरिकन के लिए एशिया में इन्फ्लुएंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें इंडिया के साथ रहना है। फिर दूसरा ऐसे उसने अगस्त 1951 में लिखा अनदर कोरिया। उसमें लिलियंथल ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए इंडिया से जंग करना चाहता है, और अगर ये जंग हो गई तो ये जंग महज पाकिस्तान इंडिया की नहीं, ये मुसलमानों की जंग होगी बाकी पूरी दुनिया से, और उसमें अमेरिकन को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और दोबारा कोरिया जैसी सिचुएशन बन जाएगी जिसको हमने प्रिवेंट करना है। फिर उसने कहा कि इंडस बेसिन के दरियाओं में बहुत पानी है और ये इतना है कि दोनों मुल्कों की ज़रूरियात पूरी कर सकता है, जिसके लिए दोनों मुल्कों को जॉइंट प्रोजेक्ट करने चाहिए क्योंकि ये पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा।
या दरिया में चल रहा है या समंदर में गिर कर ज़ाया हो रहा है। एक और बात उसने लिखी कि अगर पाकिस्तान अपना केस इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाता है तो पाकिस्तान केस जीत जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर जंग होगी। फिर अगस्त 1951 में लिलियंथल ने एक ख़त लिखा यूजीन ब्लैक को, जो कि प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के, जो कि अब वर्ल्ड बैंक कहलाती है। उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है, इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सितंबर में यूजीन ब्लैक ने ख़त लिखा दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को और कहा, आओ बात करते हैं और हल निकालते हैं इस मसले का। पर उस ख़त में कोई फार्मूला नहीं दिया गया था कि कैसे होगा ये। लियाकत अली खान ने हाँ कर दी और नेहरू ने भी आखिरकार हाँ कर ही दी। फिर एक महीने बाद अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड और नवंबर 1951 में वर्ल्ड बैंक का दूसरा ख़त आ जाता है जिसमें फार्मूला है। लियाकत अली खान को मार दिया गया क्योंकि लियाकत अली खान पीछे हटने वाला नहीं था। फार्मूला ये था कि दोनों ममालिक जब आके बात करेंगे तो कोई भी बात पास की नहीं करेगा, बात सिर्फ फ्यूचर की होगी। तो जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल पॉइंट था, आपको उसको छोड़ना होगा ताकि आप निगोशिएशन कर सकें। तो इस तरह हम निगोशिएशन में आए। एक दो मीटिंग से राउंड हुए लेकिन कोई फैसला नहीं निकला। फिर 1953 में पहली मर्तबा दोनों मुल्कों ने अपना अपना मौक़िफ़ वर्ल्ड बैंक को पेश किया। इंडिया ने कहा ईस्टर्न रिवर 100% हमें मिल जाए, यानी ब्यास, सतलज और रावी, और 7% हमें वेस्टर्न रिवर से भी चाहिए। और पाकिस्तान ने कहा 100% वेस्टर्न रिवर यानी सिंध, झेलम, चिनाब पाकिस्तान के होंगे और 30% पानी ईस्टर्न रिवर्स का हम इंडिया को दे सकते हैं। अब होना क्या चाहिए था कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाता। इस पर 2-3 मीटिंग हुई मगर कोई फैसला ना हुआ। फिर 1954 में जनरल व्हीलर आया। उसने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, फार्मूला मैं भेजता हूँ। उसने कहा ये आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं और जिसके हिस्से में जितना आता है वो उसका। इसका मतलब था कि 100% ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के और 100% वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के। ये फार्मूला जैसे ही आया इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हम नहीं दे सकते ईस्टर्न रिवर्स, हमारी पंजाब की आधी से ज़्यादा एग्रीकल्चर इस पर है, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब पाकिस्तान को ईस्टर्न रिवर से मज़ीद कुछ और चाहिए था। तो फिर रोम में एक मीटिंग हुई जिसमें भारत स्पेक्टेटर था और सारी डिस्कशन पाकिस्तान डेलीगेशन ने की कि अगर इस फार्मूले पर अमल करें तो पंजाब को तो काफ़ी जगह फ़ायदा है लेकिन सिंध को बहुत नुकसान है। 1957 की निगोशिएशन में ये बात हो रही थी कि इंडिया को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा 2 डैम्स बनाने में। एक था पूम डैम जो था ब्यास रिवर के ऊपर और एक था थीम डैम जो था रावी रिवर के ऊपर। ये जनरल व्हीलर के फार्मूले पर इम्प्लीमेंट करने के लिए थे कि ये डैम बनेंगे तो ईस्टर्न रिवर बंद होंगे। इंडिया 1948 से भाखड़ा डैम पर काम कर रहा था और इस पर कोई ट्रीटी भी नहीं बनी थी। इसमें उन्होंने पानी को डाइवर्ट करने के प्लान बनाए जिनमें एक नंगल डैम था जो कि भाखड़ा डैम के डाउन स्ट्रीम पर था और वो 1954 में मुकम्मल हो गया था। ब्यास और सतलज के कन्फ्लुएंस में उन्होंने हरी के बराज बनाया जिससे फिरोजपुर हेडवर्क बाईपास हो गया और उसके साथ उन्होंने अपनी केनाल्स को कनेक्ट कर दिया कि अब फिरोजपुर हेडवर्क को चलाने की ज़रूरत ही नहीं है और नीचे राजस्थान में केनाल पर भी काम शुरू हो गया। और इन सब में लिलियंथल की कंपनी भी काम कर रही है और कंपनियां भी काम कर रही हैं और इसमें वर्ल्ड बैंक की फंडिंग भी जा रही है। हालांकि हमारे और उनके दरमियान ट्रीटी नहीं थी, वो ये स्ट्रक्चर बना रहे थे जो कि उस वक्त के और आज के भी इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। और जब भी पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात करता तो वो पाकिस्तान को थोड़ी थोड़ी चीनी मुंह में डाल देते कि भाई ये मिलेगा तुझे। लिहाजा पाकिस्तान वॉज प्रिवेंटेड टू गो इनटू इंटरनेशनल कोर्ट्स। 1958 में अयूब खान आया तो ये बात हो रही थी कि आप उनको डैम बनाकर दे रहे हैं, हमें नहीं। तो उस वक्त एक स्टडी हुई जिस पर उन्होंने कहा कि आपका जो इरिगेशन सिस्टम है वो रन ऑफ द रिवर है और आपके दरियाओं का जो नेचुरल रिदम है वो आपकी एग्रीकल्चर से मेल खाती है। जो फसलें आपकी ज़्यादा पानी लेती हैं वो गर्मियों में लगती हैं और गर्मियों में रिवर्स में ज़्यादा पानी आता है, और इसी तरह सर्दियों में कम पानी वाली फसलें हैं तो आपका पानी कम होता है। तो एक रिदम के साथ चल रहा है ये सारा निज़ाम। अब याद रखिए कि ये वाटर ट्रीटी थी, पावर ट्रीटी नहीं थी, और तब तक तो सारा निज़ाम इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम बगैर डैम के ही चल रहा था और बेहतरीन चल रहा था।
1958 में अयूब खान आए और वर्ल्ड बैंक लिखता है पाकिस्तान इंजीनियर्स ने हमें कन्विंस किया है कि उन्हें भी डैम की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा हम डैम के लिए आपको फंडिंग देंगे मगर ट्रीटी के साथ, उसके बगैर नहीं। अब इंडिया में सारे प्रोजेक्ट्स ट्रीटी के बगैर हो रहे थे, लेकिन जब यहाँ एक मेगा प्रोजेक्ट की बात हुई तो उन्होंने कहा पहले ट्रीटी। वो इसलिए ट्रीटी को तरजीह दे रहे थे क्योंकि अगर ट्रीटी साइन नहीं होती तो इंडिया में होने वाला सारा काम कानून की जद में आता और पाकिस्तान अपने राइट्स क्लेम करवा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर एज अ लोअर राइपेरियन। अब पाकिस्तानियों ने अयूब खान को मशवरा दिया कि ट्रीटी साइन ना करें, ये बहुत ख़तरनाक कदम होगा क्योंकि अगर ट्रीटी साइन हो गई तो जो भी हमारे खिलाफ रविशें इख्तियार की गई वो सारी लीगलाइज हो जाएंगी। लेकिन अयूब खान ने कहा हमें पैसे मिल रहे हैं, डैम मिल रहा है, तो हम ट्रीटी साइन करेंगे। तो इंडिया ने कहा ये तो ट्रीटी साइन करना इनकी मजबूरी बन गई है। तो उन्होंने कहा कि हमारा वेस्टर्न रिवर्स का 7% किधर गया। फिर 19 सितंबर 1960 को जब ट्रीटी साइन होती है तो इंडिया को 100% ईस्टर्न रिवर्स और 7% वेस्टर्न रिवर्स का भी, और यही उनकी स्टार्टिंग लाइन थी 1953 में। तो कहाँ की निगोशिएशंस। फिर हमने इसको यूनाइटेड नेशन में भेजकर इंटरनेशनल भी करवा लिया। दिस ट्रीटी वॉज एक्चुअली सपोज टू बी एन अनेक्स्टर फॉर द फंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ये ट्रीटी नहीं, एक फंडिंग एग्रीमेंट था कि इधर जो हुआ है ठीक हुआ है। तो इस तरह इंडस वाटर ट्रीटी केम इनटू बीइंग। अब जानिए कि इस ट्रीटी में क्या क्या बातें थी, क्या क्या नक्श थे एक्वा क्वेस्ट विद JN के साथ। और यार वो नीचे एक लाल सा बटन है यार, वो देखना, उसको दबा जो प्लीज़।